दोस्तों, दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मजे की बात पता है क्या है? अगर यह पुल बिहार के किसी इलाके में होता तो उसे थरथराने के लिए किसी रेल के गुजरने की जरूरत नहीं थी। बिहार के पुलों की हालत तो ऐसी है कि कोई जोर से छींक भी मार दे तो उसकी आवाज से पुल में दरार आ जाती है। कोई पुल से गुजरते वक्त टिप टिप बरसा पानी भी गा देना तो पानी बरसने की बात सुनकर पुल में सीलन आ जाती है। हालत यह है कि बाकी शहरों में लोग पुलों से नदी में कूदते हैं, मगर बिहार में पुल इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं कि वो बेचारे खुद ही नदी में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 12 दिनों की बारिश में बिहार में अब तक 17 पुल गिर चुके हैं। 3 जुलाई को तो एक साथ 5 पुलों ने नदी में कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हुआ है। भारत में पिछले 50 सालों में 2500 पुल गिर चुके हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2012 से 21 के बीच भारत में टोटल 213 पुल शहीद हो चुके हैं। मतलब हर साल 20 पुल, हर 15 दिन में एक पुल घुटने खराब होने की वजह से नदी में गिर जाता है। और हैरानी की बात पता है क्या है? हर दूसरे दिन ऐसा कोई ना कोई हादसा हो रहा है। कहीं कोई पुल गिर जाता है, कहीं कोई एयरपोर्ट की छत नीचे आकर गिर जाती है, कहीं किसी बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 100-150 लोग मारे जाते हैं। मगर ऐसे किसी मामले में एक भी आदमी को सजा नहीं होती। गुजरात में पिछले साल मोरबी नदी पर बना पुल टूट गया। उस एक्सीडेंट में 140 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर उस हादसे के मुख्य आरोपी को इस साल मार्च में जमानत भी मिल गई। इसी तरह बिहार के भागलपुर में पिछले जून में 1700 करोड़ रुपए के बजट में बन रहा एक पुल गिर गया था। उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था? किसकी गलती थी? किसको सजा हुई? क्या आपको कुछ पता है? हेलो, हाथरस में जिस बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के कारण इतने लोगों की जान गई, क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि उस बाबा से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई? पुणे में पोर्श गाड़ी के एक्सीडेंट में 2 यंग इंजीनियर्स मारे गए। एक्सीडेंट के बाद इस पर काफी हल्ला मचा। नाबालिग बच्चे को बचाने के लिए उसके खून का झूठा सैंपल तक दिया गया। लड़के के फैमिली मेंबर्स ने उसे बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, मगर क्या हुआ? पहले कोर्ट ने लड़के को यह बोलकर जमानत दे दी कि बच्चा ही तो है। फिर उसके फैमिली मेंबर्स को भी एक एक करके जमानत मिल गई। दोस्तों, हो सकता है ये सारे इंसिडेंट्स आपको अलग अलग लगे, मगर इन सब में कुछ बातें कॉमन है। पहली बात तो ये कि जो चीजें आम लोगों से जुड़ी हैं उसकी परवाह किसी को नहीं है। नेताजी के रास्ते से गुजरते वक्त कोई दिक्कत ना आ जाए तो उनके लिए ट्रैफिक रुकवा दिया जाता है। और जिन पुलों से गुजरकर लाखों लोगों को जाना होता है उसे कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो कैसे टूट रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। मगर जहां रसूखदार लोगों की बात आती है वहां सारे नियम कायदे बदल जाते हैं। वहां पूरे का पूरा सिस्टम उस ताकतवर आदमी के सामने जी हुजूर बोलता हुआ झुक जाता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम इस दब्बू सिस्टम की पोल खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपका और हमारा इतने सालों से काटा जा रहा है और पता नहीं कब तक और कटेगा। हेलो, वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है और सब तक पहुंचनी जरूरी है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम सिस्टम की बदहाली की बात करें, सोचा कि मैं आपकी थोड़ी कमाई करवा देता हूं। हेलो, अच्छा, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, ये बताइए, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पार्ट टाइम में कुछ टाइम इन्वेस्ट करके पैसे कमाने हैं कि नहीं, पर उनको पता नहीं चलता कि कमाना कैसे चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे कमा सकते हो आप। देखिए, पैसे का नाम सुन के कैसे कान खड़े हो गए आप लोगों के। बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। यहां पर आपको चार्ट देखना होता है और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है, और इससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने बिनोमो पे कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया, जो कि सिर्फ 15 ही सेकंड में हो गया। फिर पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया और फिर रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करता है, आप बस मेरे पीछे रिपीट करना। अब ये देखिए, क्या बात है, सुपर कूल। मैंने अभी केवल 1 मिनट में INR अमाउंट कमा लिया है और मैं इसे अभी विड्रॉ भी कर सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आप भी जाइए, जो लिंक दिया उस पर क्लिक करिए और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जब चाहें तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आ गया। और दोस्तों, वापस लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहले बात क्रिकेट की करते हैं। 1 सेकंड, अब ये क्रिकेट इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है वो आप बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता, जिसकी सभी हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर आईसीसी की तरफ से टीम इंडिया को 20 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद जब टीम मुंबई आई तो बीसीसीआई ने भारतीय टीम को इनाम में 125 करोड़ दिए। मगर क्या आपको पता है, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय टीम में शामिल महाराष्ट्र के 4 प्लेयर्स रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को 11 करोड़ रुपए दिए। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि रौनक भाई, आम आदमी की बात करते करते अचानक आप क्रिकेट टीम को मिलने वाली इनामी रकम की बात क्यों करने लगे? इसका हमसे क्या कनेक्शन है? इस पर मैं इतना ही कहूंगा दोस्त कि कनेक्शन है, और कनेक्शन है हमारे सिस्टम की सोच का। आपको वही समझाता हूं। आप देखिए, हमारे क्रिकेटर्स पहले से करोड़पति हैं। पूरी दुनिया में किसी भी देश के क्रिकेटर उतना नहीं कमाते जितना हम कमाते हैं। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उसे आईसीसी से भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, फिर उसे बीसीसीआई भी 1.25 करोड़ रुपए दे देती है। मगर एक स्टेट की सरकार को लगता है कि जब चारों तरफ खिलाड़ियों की जय जयकार हो रही है तो क्यों ना हम
भी इस माहौल में अपना हाथ धो लें। मैं कहता हूं आप खिलाड़ियों का सम्मान करो, उनको विधानसभा में सम्मानित करो, संसद में सम्मानित करो, जहां करना है वहां करो, मगर भगवान के लिए हिंदुस्तान जैसे देश में जहां सरकारें हमेशा आमदनी का रोना रोती हैं, जहां इतने जरूरतमंद है, वहां तो कम से कम सरकारों को यह पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहां लगाना है। रोहित सूर्या आगे भी इतना पैसा कमा चुके हैं कि उन्हें आप 2-3 करोड़ और भी दे दोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या इसी महाराष्ट्र में ऐसे लाखों जरूरतमंद युवा नहीं थे जिन्हें अगर ये पैसे दिए गए होते तो उनके कहीं ज्यादा काम आते ये पैसे? मैं कहता हूं ये पैसा आप दूसरे खेलों के प्रॉमिसिंग एथलीट्स में भी बांट देते तो बड़ी मदद हो जाती। मगर सरकारों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें लगता है टीआरपी कहां से मिलेगी। आज क्रिकेट खिलाड़ी चर्चा में है तो चलो उनके साथ जुड़ जाओ, उन पर पैसा लुटा दो तो जनता खुश हो जाएगी। मगर इन्हीं सरकारों को उसी जनता की खुशी के लिए कोई पुल बनवाना होता है, किसी रोड एक्सीडेंट में आम आदमी को इंसाफ दिलवाना होता है तो नहीं दिलवा पाती, क्योंकि उन मामलों में वैसी टीआरपी नहीं है। आप खुद सोचकर देखिए क्या वजह है कि इतने पुल आज तक देश में गिरे हैं मगर किसी ठेकेदार को सजा क्यों नहीं होती? वजह बेहद साफ है, क्योंकि वही ठेकेदार जो पैसे खाकर घटिया पुल बनाता है वो खाए हुए पैसों में एक हिस्सा नेताओं को भी देता है। अब जो नेता, जो सिस्टम ठेकेदार से ही पैसे खाकर बैठा है, उस सिस्टम से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस ठेकेदार को सजा दिलवाएगा? इसीलिए ऐसे हर हादसे के बाद या तो छोटे लेवल के किसी इंजीनियर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है या ये बोलकर जान छुड़ा ली जाती है कि भैया अचानक से बरसात ज्यादा आ गई थी। कोई ये नहीं सोचता कि जिन शहरों कस्बों में बन रहे ये पुल टूटते हैं, जहां की जनता इन्हीं पुलों से गुजरकर दूसरी जगहों पर जाया करती है, उस बेचारी जनता का क्या होगा? किसी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिहार में 10 दिन में 17 पुल टूटे तो नीतीश बाबू ये बोलकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव मंत्री थे तो ये पुल उनके वक्त के बने हैं और तेजस्वी यादव अपनी तरफ से छींटाकशी करके पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं। हाथरस हादसे में 125 लोग मारे जाते हैं, मगर हादसे के इतने वक्त बाद भी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर ले। हादसे के इतने दिनों बाद भी दाएं बाएं की बातें करके जान छुड़ाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि किसी की साजिश थी, कभी बोला जा रहा है कि ज्यादा भीड़ आ गई थी। अब पता चल रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा की गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरा तो उनके भक्त उन गाड़ियों से उड़ी धूल को इकट्ठा करने के लिए दौड़े थे। बाबा की टीम ने उन भक्तों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसी कोशिश में भगदड़ मच गई और इतनी जानें चली गई। मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी वजह क्यों न रही हो, मगर जिस बाबा के कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था से इतने लोगों की जानें गई, क्या आप उससे कोई सवाल नहीं पूछोगे? लोग ज्यादा आए तो क्यों उन्हें नहीं लौटाया गया? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी गई? कितने सवाल है, मगर ऐसा लग रहा है कि 125 लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। शुरू में कुछ पार्टियों के नेताओं ने बाबा जी के खिलाफ कुछ बोला था, मगर बाद में पता चला कि उस पार्टी के सीनियर नेता तो खुद पास्ट में बाबा जी की तारीफ कर चुके हैं, तो वो लोग भी चुप हो गए। इसी तरह जून के आखिर में बैक टू बैक 3 एयरपोर्ट में एक्सीडेंट्स हुए। 27 जून को जबलपुर एयरपोर्ट के बाहर कैनोपी गिर जाती है। अगले ही दिन 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे ही एक्सीडेंट में गाड़ी पर छत का हिस्सा गिर जाता है। हादसे में ड्राइवर वहीं मारा जाता है और 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट के बाहर भी कैनोपी गिर जाती है। इसी तरह एक बड़ा हादसा मुंबई में भी हुआ, जहां बारिश में एक बहुत बड़ी होर्डिंग लोगों पर गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में 16 लोग मारे जाते हैं। पता चलता है कि इतनी बड़ी होर्डिंग बिना बीएमसी की परमिशन के लगाई गई थी। हैरानी इस बात की है कि उस होर्डिंग को लगाने के लिए बीएमसी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन जिस कंपनी की होर्डिंग थी वो लगातार ये क्लेम कर रही थी कि ये इंडिया की सबसे बड़ी होर्डिंग है। उसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम तक दर्ज करवा रखा था। मतलब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी करके लोग रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज करवा रहे हैं और बीएमसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। उसे होश तब आता है जब 16 लोग मारे जाते हैं। बीएमसी ने कहा कि जो होर्डिंग गिरी है वो नॉर्मल साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी, मगर सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी होर्डिंग लगी थी, आप ही के लोग दिन रात वहां से गुजरते थे, तब किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी होर्डिंग यहाँ किसने लगा दी? और यही लोग हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता या इनका कोई दुश्मन उल्टा सीधा बयान दे दे तो इन्हीं लोगों को रातों रात पता चल जाता है कि उनके ऑफिस या घर का कौन सा छज्जा एनक्रोचमेंट करके बना हुआ है। क्या पूरी दुनिया में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है क्या? बताइए, जहां आम आदमी की औकात गाजर मूली से भी कम है। माफी चाहूंगा अगर आपको लगे कि मैं नेगेटिव साउंड कर रहा हूं, मगर ये देखकर दुख होता है कि इंसानी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक विधायक मंत्री बनता है, एक सांसद मंत्री बनती है तो करोड़ों रुपए लगाकर उनके घर का मेकओवर कर दिया जाता है। उनके आगे गाड़ियों का काफिला रहता है। इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि राजा महाराजा भी इनके आगे फेल हैं। मगर दिल्ली में पूरी गर्मी आम आदमी रोता रह गया कि पानी नहीं आ रहा है, पानी दिला दो, पानी दिला दो। मगर सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ती रह गई। पानी जैसी चीज के लिए लोग रात रात भर जाग रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार टैंकर आने पर लाइनों में लगकर बाल्टियां भर रहा है। और ये हाल किसी और शहर का नहीं है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली और उसके लोगों का है। और स्टूडेंट्स की क्या हालत है, उसकी तो क्या ही बात करें। आज शायद ही कोई स्टेट ऐसा है, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा है जो सुख शांति से निपट जाए। हमने नीट एग्जाम यूजी पेपर लीक हुआ तो एक वीडियो बनाई, फिर पता चला कि पीजी एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी एग्जाम पोस्टपोन हुआ और हैरानी है कि बच्चे बेचारे रो रो कर मर गए। कई साल हो गए मगर पेपर लीक रुक ही नहीं रहे। और आपको पता है इसकी वजह क्या है? आपने सुना होगा कि कहां अवैध तरीके से रेत खनन होती है और गलती से कोई पुलिस वाला चला जाए तो माफिया लोग उस पर भी गाड़ी चढ़ा देते हैं।
नीट एग्जाम से पहले बिहार में एक आदमी किसी चौरसिया का नाम लेकर कह रहा था कि वो जेल के अंदर से पर्चा लीक करवा देगा। जानते हैं इस सब का क्या मतलब है? इन सब का एक ही मतलब है कि चाहे पेपर लीक हो, अवैध खनन हो या कोई भी गैर कानूनी मामला, जब पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जब स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो एक लेवल के बाद ये चीजें नेता भी नहीं रुकवा पाते। ये सारे काम बिना राजनीति की शय के हो नहीं सकते, मगर बाद में जब उसमें इतना पैसा आ जाता है कि किसी के लिए भी उसे रोक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप देश के किसी पहाड़ी शहर में चले जाइए बॉस, जहां नदी है वहां चले जाइए, आपको वहां दिन दहाड़े अवैध खनन होता दिख जाएगा। रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस से लेकर नेताओं तक और वन विभाग तक सब मिले हुए हैं जी, सबका हिस्सा बटा हुआ है, इसीलिए कोई रोकने वाला नहीं है। इन सब के बीच आम आदमी सिर्फ एक दर्शक की तरह अपना तमाशा बनता देखता है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी टीम बुरा खेल रही है, आपकी टीम की हालत पर आप रोना रो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि ये मैच तो फिक्स्ड है। इस मैच में पुल बनाने वाला ठेकेदार भी मिला हुआ है और उसे ठेका देने वाली राजनीति भी। ये एक ऐसा फिक्स्ड मैच है जिसमें किसी अरबपति का नशेड़ी बेटा भी एक टीम में है और उसे सजा दिलाने वाला पुलिस और जुडिशरी का सिस्टम भी उसी टीम की जर्सी पहने हुए है। आप ये सोच सोचकर परेशान हैं कि आपकी टीम जीत क्यों नहीं रही है, मगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप एक फिक्स्ड मैच देख रहे हैं। एक ऐसा फिक्स्ड मैच जिसमें दांव पर आपके इमोशंस लगे हैं, जिसमें खेल कोई और रहा है मगर खेला आपकी भावनाओं के साथ जा रहा है। इसलिए पेपर लीक से लेकर पुल गिरने तक की खबरें आप देखते रहेंगे। फ्रॉड बाबा ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने किए पर बिना शर्मिंदा हुए जीते रहेंगे। वोट के लिए उन्हीं बाबा के चरणों में वंदना करने वाली हमारी राजनीति कार्रवाई का दिखावा करती रहेगी, मगर होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां सब मिले हुए हैं जी। ये एक फिक्स्ड मैच है जिसमें हारे जीते चाहे कोई भी, मगर आपकी बदनसीबी फिक्स्ड है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस फिक्स मैच को अनफिक्स किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि हमारे हुक्मरान, हमारे नेता लोग आम आदमी की जिंदगी को लेकर भी सीरियस हो जाएं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना मत भूलें। डाउनलोड करिए बिनोमो, ट्रेडिंग का मजा लीजिए अभी के अभी, पैसे भी कमाइए अभी के अभी। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो, इसमें बोली गई बातें लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।